हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांत, वेरियस थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज। तो आइए इसी विषय में हम बात करते हैं। भाषा विकास का कोई एक सिद्धांत नहीं है, अनेक सिद्धांत हैं। क्योंकि किस तरह से भाषा का प्रारंभ हुआ होगा, ये एक अज्ञात विषय जान पड़ता है। किंतु फिर भी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और माने हैं। तो आइए इसी विषय में हम बात करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम भूमिका। भाषा मनुष्य के भाव, विचार व अनुभव को अभिव्यक्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा एक स्थूल साधन है। भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। ये मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति है। ये विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है और इसके शब्दों के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा सामर्थ्य साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार जान सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ शब्द अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था भाषा है। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं इसके सिद्धांत। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है संकेत सिद्धांत, तीसरा पॉइंट में आ रहा है रणन सिद्धांत, फोर्थ पॉइंट में आ रहा है आवेग सिद्धांत और फिफ्थ पॉइंट में आ रहा है श्रम ध्वनि सिद्धांत, सिक्स्थ पॉइंट में अनुकरण सिद्धांत, सेवेंथ पॉइंट में इंगित सिद्धांत, एट्थ पॉइंट में समन्वय सिद्धांत और उसी के साथ अन्य सिद्धांत भी दिए हैं जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। जो है परिपक्वता का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, चौमास्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम सामान्य सिद्धांतों की ओर ही दृष्टि डालेंगे, जिसमें आएगा सबसे पहले दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत। भाषा विकास का बालक के व्यक्तित्व व उसके भावी जीवन पर गहरा एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसमें दिव्योत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में हम चर्चा करेंगे। ईश्वरवादी प्रत्येक क्रियाकलाप का संबंध किसी न किसी दिव्य शक्ति से जोड़ता है। ईश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया। सभी धर्मावलंबी अपने ग्रंथों में मानव को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं और उसी से भाषा के आविर्भाव की कल्पना भी करते हैं। संस्कृत वाग्मय में संस्कृत भाषा को देववाणी कहकर समस्त भाषाओं की जननी घोषित की गई है। वाग्देवी यानी कि वाणी को देवी ने उत्पन्न किया तथा देवों ने ही इसको विकसित भी किया, जिसे प्राणी यानी कि जो सभी प्राणी जिसे बोलते हैं। दिव्योत्पत्ति सिद्धांत में केवल इतना सार तत्व है कि मनुष्य को ही सार्थक भाषा प्रयोग के लिए योग्य ध्वनि तंत्र मिला है और उसे संचालित करने वाली बुद्धि भी। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये मत ग्राह्य नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं संकेत का सिद्धांत। इस सिद्धांत ने पारस्परिक विचार विनिमय द्वारा ध्वन्यात्मक भाषा का जन्म दिया। आंगिक संकेत संकेत एवं अन्य संकेतों की असुविधा और अपूर्णता मिटाने के लिए उसने आम बातचीत भाषा जैसी समर्थपूर्ण और सुविधाजनक संकेत प्रस्तुत किए। सृष्टि के प्रारंभ में ही ये संकेत निश्चित कर लिए गए थे कि इतने वर्ष क्रम जो है से इस क्रम से उच्चारित होने पर कौन सा अर्थ का कौन सा अक्षर या वर्ण बोध कराएगा। जैसे का के बाद माँ और माँ के बाद ला लिखा हो तो इसका अर्थ बोध जो है कमल नामक विशिष्ट पुष्प के रूप में होगा। इसी तरह अनेक व अनंत संकेत बोध बना लिए गए जिनका आज तक प्रयोग हो रहा है तथा निरंतर संकेतों में बढ़ोतरी भी हो रही है। इसी के साथ अब हम देखेंगे रणन सिद्धांत। रणन डिडॉड सिद्धांत का सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने किया, किंतु उसको पल्लवित व पुष्पित करने का कार्य जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के द्वारा किया गया। रणन सिद्धांत के अनुसार शब्द और अर्थ में एक प्रकार का रहस्यात्मक नैसर्गिक संबंध होता है।
प्रत्येक वस्तु की अपनी विशिष्ट ध्वनि होती है जो आघात पड़ने पर सुनाई देती है। इसी ध्वनि को रणन कहते हैं। जैसे विस्तृत जल प्रवाह को देखकर बालक के मुख से एकाएक नदी शब्द उच्चारित होता है, उसी प्रकार समग्र वस्तुओं के लिए शब्द बन गए हैं। फिर इनके वाचन शब्द भी बनते रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं आवेग सिद्धांत। आवेग सिद्धांत इस सिद्धांत को मनोराग व्यंजक शब्द मूलतावाद या मनोभाषित व्यंजकतावाद जैसे लंबे शब्दों में हिंदी की अनेक भाषा विज्ञान की पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार हर्ष, शोक, विस्मय, क्षोभ, क्रोध, घृणा आदि मनोभावों की सहज अभिव्यक्ति से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, उन्हीं से भाषा की उत्पत्ति हुई है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे श्रम ध्वनि सिद्धांत। यो हे हो शारीरिक श्रम करते समय जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों का ही नहीं स्वर तंत्रिकाओं का भी आकुंचन प्रसारण यानी कि सिकुड़न और फैलाव होने लगता है और उनका कंपन बढ़ जाता है। अतः कुछ ध्वनियाँ स्वतः निकलती हैं जैसे हाय, सा, हूँ इत्यादि। इस प्रकार की श्रम ध्वनियाँ जो मेहनत करने पर, जैसे आपने देखा होगा लक्कड़ आदि उठाने वाले, वजन उठाने वाले, बोझे उठाने वाले जो लोग होते हैं, उनकी जब कुछ मेहनत का कार्य कर रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं सामान, तो इसी प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं। कार्य करने से जो उत्पन्न होने वाली ध्वनियों से ही कतिपय भाषा वैज्ञानिक भाषा की उत्पत्ति मानने के समर्थक हैं। में हम देखेंगे अनुकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत को बोर्ड मोमो का ये कहने का तात्पर्य ये है कि इसका अंग्रेजी रूपांतरण है। इस सिद्धांत का एक नाम जर्मन वैज्ञानिक मैक्स मूलर ने जो ये दिया गया है, हास्य विनोद में ही रख दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं का नामकरण उनसे उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक ध्वनियों के आधार पर किया या हुआ है, अर्थात जिस वस्तु से जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है या सुनी जाती है उसका उसी के अनुकरण पर नाम रख दिया जाता है। जैसे झरझर करने वाले जल प्रवाहों को निर्झर झरना कहा जाने लगा, उसी प्रकार अन्य शब्दों का भी नामकरण हुआ है। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर इंगित सिद्धांत। इंगित जेस्चर सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने अपने अंगों या आंगिक चेष्टाओं का ही वाणी द्वारा जैसा अनुकरण किया और उसी से भाषा की उत्पत्ति हुई। जैसे पानी पीते समय होठों के बार बार सटने या श्वास खींचने से पा पा जैसी ध्वनि होती है, तो पा का अर्थ पानी मान लिया गया। इसी तरह अनेकों शब्दों का प्रारंभ माना जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे अनुकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। बच्चा जिस समाज में रहता है उसी समाज की भाषा सुनकर या नकल करके सीखता है। अगर एक भारतीय बालक अमेरिका में ले जाया जाए और उसको संपूर्ण वातावरण प्रदान किया जाए तो उसकी प्रथम भाषा भी अंग्रेजी होगी। अर्थात भाषा को सीखने का आधार ध्वनियों का अनुकरण होता है। एक बच्चा अपने परिवार के सदस्यों की भाषा का अनुकरण करके बोलना और बोली गई बात को समझना सीखता है। एक भाषा शिक्षक को ये ध्वनि में ये जो है ध्यान में रखना चाहिए कि जो बच्चा बोली गई भाषा या ध्वनि का अनुकरण करता है और उसी प्रकार की भाषा को बोलना शुरू करता है जैसी वह सुनता है, इसलिए बच्चे के सामने शिक्षक को शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। इसी के साथ अन्य बहुत से भी सिद्धांत हैं, जैसे बाउ सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जीन जैकविस रूसो ने किया तथा रूसो के साथ जॉन गॉटफ्राइड का नाम भी बाउ सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत का निर्माण प्राकृतिक आवाज़ों एवं जानवरों द्वारा उत्पन्न आवाज़ों की नकल करके किया गया तथा इन आवाज़ों के द्वारा भाषा के विकास के सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया। इस सिद्धांत में जानवरों का रोना, चिल्लाना, खुशी जताना, दर्द में चिल्लाना, चहचहाना, कुछ प्राकृतिक आवाज़ें जैसे टहनियों का टूटना आदि शामिल होती हैं। अन्य है पूहे पूहे सिद्धांत का प्रतिपादन मूलर महोदय ने किया। इस सिद्धांत में मूलर ने बताया कि जो भाषा है वो आनंद, आश्चर्य, भावनाएं, दर्द आदि स्खलन से उत्पन्न होती है। इस प्रकार की आवाज़ें ही पूह पूह सिद्धांत का आधार हैं।
इसके साथ देखेंगे नेक्स्ट डिंग डोंग सिद्धांत। इसका प्रतिपादन मुलर महोदय ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रकार की आवाज़ को आवाज़ जो है अनायास ही निकल जाती है। जैसे बच्चे को हम मम्मा कहने को बोलते हैं तो बच्चा हमारी नकल करके माँ बोलता है, अर्थात बच्चा थोड़ा-थोड़ा बोलने लगता है। मुलर महोदय ने यही बताया कि बच्चा थोड़ा-थोड़ा बोलने की कोशिश करता है और बोलना सीख जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यो ही हो सिद्धांत। जब हम कोई शारीरिक कार्य करते हैं तब हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है या ये आवाज़ें जिनसे एक इंसान खुद को प्रेरित करने की कोशिश करता है, इस प्रकार की आवाज़ें ज़्यादातर तब निकलती हैं जब मनुष्य कोई शारीरिक कार्य कर रहा होता है, उसे अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। इससे भी भाषा का विकास और यानी कि भाषा उत्पन्न हुई माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे टाटा सिद्धांत का प्रतिपादन सर रिचर्ड पिजेट महोदय ने किया। उन्होंने डार्विन से प्रेरित होकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत हमारी जीभ के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली आवाज़ों से संबंधित है। हमारी जीभ से तरह-तरह की आवाज़ें उत्पन्न होती हैं और भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लाला सिद्धांत का प्रतिपादन कैटी ने किया और इस सिद्धांत को लाला नाम ऑटो जेफरसन ने दिया। इस सिद्धांत के अंतर्गत वे आवाज़ आती हैं जिसके द्वारा हम किसी को अपना स्नेह प्यार दिखाते हैं, कविताएं बनाते हैं। बेवर लक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब इंसान काम करते करते थक जाता है तो वह मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगता है या खुद से बातें करने लगता है। इस प्रकार की आदत से निकली आवाज़ों को निजी भाषा भी समझा जाता है। इस प्रकार की आवाज़ें या भाषा व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। डिवाइन गिफ्ट सिद्धांत। भारतीय दर्शन का मानना है कि भाषा भगवान का तोहफा है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जितनी भी भाषा है उसकी उत्पत्ति ओम से हुई है। ओम अंग्रेजी के ए प्लस ओ प्लस एम से बना है जो कि हर प्रकार की ध्वनि का जो है उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं उपसंहार रूप में कि विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि भाषा के अंतर्गत वे सब आवाज़ें आती हैं जिन्हें हम अपने आसपास के वातावरण में या प्रकृति में सुनते हैं। कुछ ऐसी आवाज़ें जो अचानक ही हमारे मुख से निकल जाती हैं। भाषा के विकास में इस प्रकार की आवाज़ों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे बाऊ सिद्धांत में बताया गया कि कई जानवरों के नाम उनकी आवाज़ों के हिसाब से रखे गए, जैसे कोयल कू की आवाज़, कुहू, मुर्गे कॉक की आवाज़, कुकड़ू हुकू, कौवे की आवाज़, काँव काँव इत्यादि। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा का विकास के अंतर्गत अनेक सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।